नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में इस बहस का जवाब नहीं हो सकता है कि कौन जंगल राज वाला है और कौन कानून व्यवस्था वाला। आए दिन ऐसी घटनाएं होती है जिसमें सोचना पड़ता है कि बिहार में जंगल राज है या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या दिल्ली में। किसी भी पार्टी की कोई सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, एक दिन अचानक मालूम पड़ता है कि लाठी के बल पर किसी ने पार्क में अपनी अलग समानांतर सरकार बना ली, या अचानक आरक्षण की चिंगारी में बहुत कुछ भस्म हो जाता है। सामूहिक बलात्कार, लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ सीधे अराजकता दिखलाती है। ऐसा बिहार में भी संभव है, हरियाणा गुजरात में भी हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी होता है। सचमुच कानून व्यवस्था का झटके में पटरी से उतरना प्रमाण है कि भारत में जंगल राज कहीं भी कभी भी संभव है। आनंदीबेन पटेल को अचानक पता पड़ता है कि एक नौजवान के आह्वान में इतनी बड़ी संख्या में पटेल जमा हो गए। वहीं हरियाणा में मनोहर लाल सरकार को पता ही नहीं पड़ा और विभत्स आरक्षण आंदोलन फूट पड़ा। इससे पहले हरियाणा की हुड्डा सरकार के वक्त भी रोहतक में रामपाल के डेरे में अकल्पनीय अराजकता थी। उस नाते मथुरा के जवाहर पार्क में एक बाबा, एक संगत का जो समानांतर राजपाट खुला है, वह कुल मिलाकर क्या रूटीन का मामला नहीं है? सरकार और सत्ता की अपनी व्यवस्था के भीतर लाठियों के इतने तंत्र भारत में है कि लाठियों का जंगल राज तो अंतर्निहित है। इसलिए राजनीति या मीडिया में यह बहस फालतू है कि किस जगह जंगल राज है और किस जगह कानून का राज। नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, मनोहर लाल, आनंदीबेन पटेल या सिद्धारमैया, जयललिता, ममता बनर्जी सभी के राज में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते कई मसले हैं। दादरी, मालदा, जेएनयू में यदि कुछ भी हो सकता है तो क्या यह स्थायी बात नहीं है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। शनिवार का दिन कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और जेडीएस के लिए कयामत का दिन है। शनिवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों की 7 सीटें फंसी हुई हैं। भाजपा ने नतीजों में उलटफेर के लिए 5 राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे हैं, पर 7 राज्यों के मौजूदा हालात को देखते हुए उलटफेर की आशंका कम नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 29 में से 4 विधायक बागी हो सकते हैं, लेकिन मायावती के 10 विधायकों का समर्थन मिल गया तो कपिल सिब्बल जीत जाएंगे, यानी कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास रह जाएगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में बसपा के समर्थन से कांग्रेस अपनी सीट बचा सकती है। उत्तर प्रदेश में प्रीति महापात्रा और मध्य प्रदेश में विनोद गोटिया के जरिए भाजपा ने उलटफेर की योजना बनाई है। उत्तराखंड में भाजपा ने गीता ठाकुर को समर्थन देकर कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को घेरा है, लेकिन बसपा और पीडीएफ के विधायकों की मदद से हरीश रावत अपने करीबी टम्टा को जिता सकते हैं। झारखंड में भाजपा ने महेश पोद्दार को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और जेवीएम की साझा ताकत से जेएमएम के बसंत सोरेन की बेहतर संभावना है। हरियाणा में भी भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा को रोकने के लिए कांग्रेस अंततः इनेलो उम्मीदवार आर के आनंद को समर्थन देगी। इसी तरह राजस्थान में कांग्रेस और कमल मुरारका चाहे जितनी ताकत लगाएं, भाजपा प्रदेश की 4 सीटों पर जीतेगी। ले देकर सिर्फ कर्नाटक में रोचक मुकाबला है, जहां जेडीएस के फारूक बाबा को भाजपा समर्थन देकर कांग्रेस के एमएन मूर्ति को रोकने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कमाल की राजनीति हो रही है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के पुराने नेताओं और रणनीतिकारों की बजाय बाहर से आए लोगों के भरोसे काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक राहुल की राजनीति इन दिनों 2 लोगों की सलाह से चल रही है, और ये दोनों लोग कांग्रेस के सेटअप से नहीं निकले हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी के राजू और नीतीश कुमार के चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर उन्हें राजनीतिक सलाह दे रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले नरेंद्र मोदी के भी चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, और तभी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस के साथ जोड़ने से मना कर दिया था। संगठन और राज्यों में भी बाहरी नेताओं को तरजीह मिल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना से आए 2 नेताओं को सबसे ज्यादा तरजीह मिली है। शिवसेना से आए संजय निरुपम मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनको मिल रहे महत्व के कारण ही गुरदास कामत ने इस्तीफा दिया। इसी तरह लगातार 2 चुनाव हारने वाले पूर्व शिव सैनिक नारायण राणे को कांग्रेस ने विधान परिषद की टिकट दे दी। इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया, जो कुछ ही दिन पहले जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के दिन से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता उनको हटाने की लॉबिंग कर रहे हैं। एसएम कृष्णा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सबने जोर लगा लिया, लेकिन वे बने हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 60% वोटों को ध्यान में रखकर राजनीति कर रही है। बिहार से अलग भाजपा ने इस बार पहले ही वोट बैंक को लक्षित कर लिया है। बिहार में भाजपा ने यादव वोट पर बड़े डोरे डाले थे। नरेंद्र मोदी ने खुद यदुवंशियों का द्वारिका से कनेक्शन जोड़कर वोट मांगा था। नंद किशोर यादव के बारे में ये संकेत दिए गए थे कि वे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसके बावजूद यादव वोट पूरी तरह से राजद के पक्ष में गोलबंद हुआ। उससे सबक लेकर इस बार भाजपा उत्तर प्रदेश में यादव वोट पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह मायावती की कोर वोट बैंक यानी जाटव पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और करीब 20% मुस्लिम वोट बैंक को भी भाजपा छांट कर चल रही है। इस तरह कुल मिलाकर 40 से 42% वोट बैंक में भाजपा अपने को जीरो मान रही है, लेकिन बचे हुए 60% वोट पर भाजपा पूरी तरह से फोकस कर रही है। इसमें गैर जाटव दलित हैं और गैर यादव ओबीसी हैं और साथ ही पूरा जाट व सवर्ण वोट बैंक है। भाजपा के नेता मान रहे हैं कि इसमें से बहुसंख्यक वोट उसके साथ आएगा। तभी बताया जा रहा है कि भाजपा के ज्यादातर उम्मीदवार इन्हीं जातियों से आएंगे। सवर्ण में ठाकुर और ब्राह्मण दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश चल रही है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। स्विट्जरलैंड के बाद अब मैक्सिको ने भी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैक्सिको यात्रा के दौरान मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिका पेना नीतो ने भारत की सदस्यता को समर्थन देने का ऐलान किया। 48 देशों वाले समूह की बैठक बहुत जल्दी होने वाली है। इसके सदस्य देशों को परमाणु तकनीक के निर्यात और इससे संबंधित कारोबार करने की अनुमति होती है। बहरहाल अमेरिका से अपना 3 दिन का दौरा खत्म करके मोदी मैक्सिको पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति नीतो के साथ दोनों देशों से जुड़े 2 पक्षीय मसलों पर वार्ता की। इसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि भारत और मैक्सिको क्रेता और विक्रेता के संबंध से आगे बढ़ रहे हैं और लंबे समय के लिए साझेदार बन सकते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति नीतो ने कहा कि मैक्सिको एनएसजी में भारत की सदस्यता का सकारात्मक और रचनात्मक रूप से समर्थन करता है। इस समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया। भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR में भी प्रवेश मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का अपना तूफानी दौरा संपन्न करके भारत के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज रात नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। अपनी यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मैक्सिको गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति एनरिका पेना नीतो के साथ 2 पक्षीय वार्ता की। उसके बाद राष्ट्रपति नीता उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में ले गए। मैक्सिको का दौरा पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री मैक्सिको सिटी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले वे अमेरिका में थे, जहाँ 2 पक्षीय वार्ता के साथ साथ उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के साझा सत्र को संबोधित किया। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी स्विट्जरलैंड, कतर और अफगानिस्तान गए थे। मैक्सिको सिटी से वापसी की उड़ान भरते हुए मोदी ने ट्वीट किया, मैक्सिको आपका धन्यवाद। उन्होंने लिखा, भारत मैक्सिको संबंधों में नए युग की शुरुआत हुई और ये रिश्ता हमारे लोगों और पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शामिल कर एक मार्गदर्शक मंडल बनाने जा रही हैं। कांग्रेस का मार्गदर्शक मंडल भाजपा की तरह नहीं, बल्कि सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की तरह का होगा। इसमें लोक नीति से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की कोशिश होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी और पार्टी के SC विभाग के प्रमुख पूर्व IAS अधिकारी के राजू ने इस बाबत संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सलाहकार परिषद बनती है तो इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे। राजू ने कहा कि इस सलाहकार समिति का कांग्रेस कार्य समिति के साथ कोई टकराव नहीं होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछताछ की। उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप है। CBI के सूत्रों ने बताया कि वीरभद्र सिंह आज सुबह CBI मुख्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। 81 साल के वीरभद्र सिंह के ऊपर आरोप है कि वर्ष 2009 से 2012 तक UPA सरकार में मंत्री उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोत से करीब 6 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति जमा की। दिल्ली की विशेष CBI अदालत में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत FIR दर्ज है। इसमें उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, LIC एजेंट आनंद चौहान और चुन्नी लाल चौहान का नाम दर्ज है। वीरभद्र सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मथुरा के जवाहर पार्क को लेकर ऐसे आश्चर्य हुआ मानो ऐसा पहली बार हुआ हो, पर ऐसा तो अक्सर होता है। जंगल राज में ही तो भारत चल रहा है। भारत की व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भेस के बीज चौतरफा फैले हुए हैं, तो नेता, गुंडे, अफसर, संस्थाएं सब 60 गांठ में अपने खेल बनाएगी, अपना तांडव रचेगी। भारत में व्यवस्था की जमीनी हकीकत बहुत खराब है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
भारत में कानून के राज की कस्में सभी खाते हैं, लेकिन कानून का राज कहाँ है, इसका सही जवाब देना मुश्किल है। हर जगह लाठी का तंत्र है। मथुरा के जवाहर बाग में लाठी के दम पर 2000 लोग 260 एकड़ जमीन कब्जा करके बैठ गए और उन्हें हटाने के लिए हुई कार्रवाई में एक एसपी और एक थानेदार की मौत हो गई। 2 दर्जन दूसरे लोग मारे गए, 100 अलग। लेकिन हैरानी की बात है कि इसे लेकर सोशल मीडिया में जो बहस चली उसमें एक मुख्य आवाज यह थी कि अच्छा हुआ जो दंगई का नाम राम वृक्ष था, अगर रमजान होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये कहने वाले वे लोग थे जो पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई ऐसी ही हिंसा का किसी न किसी तर्क से बचाव करते रहे हैं। मालदा समर्थक इससे पहले हरियाणा के जाट आरक्षण को लेकर हुई हिंसा के तर्क से भी यह साबित करने में लगे थे कि अगर मालदा के दंगाई राष्ट्र विरोधी हैं, तो हरियाणा के दंगाई क्यों नहीं राष्ट्र विरोधी हैं? यही सवाल मथुरा की घटना के बाद भी जोर शोर से पूछा जा रहा है, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा है कि कानून का राज कहाँ है, जिसकी रक्षा का संकल्प सारी पार्टियों की सरकारें और व्यवस्था से जुड़े लोग लेते हैं। जाहिर है बुनियादी सवाल की चिंता किसी को नहीं है और राजनीति की चिंता सबको है। देश में होने वाले दंगे और उपद्रव जाति और धर्म के नाम पर बढ़ गए हैं। मथुरा के दंगइयों का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा था उसकी जाति को निशाना बनाकर राज्य सरकार और चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाया गया। इसी तरह हरियाणा में आरक्षण के हिंसक आंदोलन को एक जाति से जोड़ा गया और उसके मुकाबले दूसरी जातियों की गोलबंदी की कोशिश हुई ताकि एक नया वोट बैंक बन सके। इसी तरह मालदा की हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश हुई। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि जिस पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी कानून का राज बहाल रखने की है, वह क्या कर रही है? उसका इकबाल कहाँ चला गया? लाठी और भीड़ तंत्र के आगे सरकारें क्यों घुटने टेक रही हैं? यह भारत राष्ट्र राज्य के लिए बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए। आखिर हरियाणा में एक बाबा रामपाल के आश्रम में घुसने के लिए पुलिस को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती है? कैसे जेल में बंद एक बाबा के समर्थक एक के बाद एक गवाहों की हत्या करते जा रहे हैं? कैसे एक संप्रभु सरकार के होते कोई राम वृक्ष यादव एक पार्क घेर कर उसमें समानांतर सरकार बना लेता है? कैसे आरक्षण आंदोलन की भीड़ शहर के शहर बंधक बना लेती है? राजनीतिक कारणों से बिहार में जंगल राज का जुमला चला था। नीतीश कुमार ने यह जुमला उछाला और इस जुमले पर 2 बार जीत कर आए। आज यह जुमला उनकी सरकार के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में संपूर्ण जंगल राज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उप राज्यपाल नजीब जंग पूरी तरह से फेल हो गए हैं। इस जंगल राज का मतलब कानून व्यवस्था का फेल हो जाना है। यह विफलता कुछ तो प्रशासनिक कारणों से है। पुलिस की नियुक्ति, प्रशिक्षण और कानूनों की पेचीदगियां एक कारण है, तो दूसरा कारण राजनीतिक है। कानून व्यवस्था भंग करने वाला हर व्यक्ति या समूह एक वोट भी है, जिसका संरक्षण देश के राजनेताओं का परम कर्तव्य है। जब तक वे इस कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे, तब तक कानून का राज नहीं बहाल होने वाला है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जंगल राज के मामले पर चर्चा करेंगे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले से लेकर जवाहर पार्क के बाबा के तमाम अनुभवों का लब्बो-लुआब है कि कानून व्यवस्था के अपने ताने बाने में ऐसे कुछ गहरे नुक्स है जिसमें मनमानी अराजकता फूटना अनिवार्य है। दोष व्यवस्था और उसको चलाने वालों का है। सत्ता और शासन में ऐसा कुछ दोष है जिससे बार बार जंगल राज का अनुभव होता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, मथुरा के जवाहर पार्क में जो एक अचानक समानांतर सरकार जिस तरह की नजर आई वहाँ, और वहाँ की जो अराजकता थी, उसके बाद ये बहस चली नेता बिरादरी में, मीडिया में, कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों होता है। पर क्या भिंडरावाले से लेकर आज तक की इस तरह के अनगिनत ऐसे उदाहरण नहीं है जिससे लगे कि जंगल राज अपने यहाँ की स्थायी पहचान है? बिल्कुल ठीक कह रहे। आइए, भिंडरावाला नहीं व्यास जी, राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक विप्लव, सामाजिक अशांति, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये एक इनएविटेबल हिस्सा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल, सत्ता है, विपक्ष जो भी हो, वो इसका हमेशा लाभ उठाते हैं। इसलिए कुछ लोगों को सूट करता है, इसलिए सामाजिक विप्लव होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि महत्वाकांक्षाएं लोगों की इतनी बढ़ा दी गई हैं, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी दल आ जाए, वो महत्वाकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है। उससे एक अशांति होती है और वो अशांति कभी कभी ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। और अब चूंकि
संचार के साधन इतने ज्यादा हैं, एम्यूनेशन है, वेल्थ है, लोगों के पास पैसा भी है कि वो बहुत ही हिंसक रूप में, बहुत ही विध्वंसक रूप में चीज सामने निकल के आती है, जैसे हरियाणा में हुआ। नहीं तो उस नाते ये कि कानून व्यवस्था का मामला कि बिहार में जंगल राज है या गुजरात में जंगल राज नहीं है या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज, ये जो राजनीतिक फिर बहस है ये बेमानी नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। वैसे ये व्यासी जैसे भ्रष्टाचार का मामला कि वो सब जगह सर्वव्यापी है, सब काल में है। उसी तरह जंगल राज या कानून व्यवस्था की दुर्दशा। इसमें क्या है कि अगर आप ये सोचे कि साहब कौन जिम्मेदार है, मान लीजिए सवाल उठे कि क्यों हम ठीक नहीं कर पा रहे, कौन जिम्मेदार है? ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, जैसे आप डीएम को ट्रांसफर कर दो, एसपी कर दो। एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी के पास तो कोई पावर ही नहीं है। जवाहर बाग में जो लोग आके बैठे और बैठे रहे 2 साल, वो ब्यूरोक्रेसी के परमिशन से नहीं बैठे, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और इस तरह की सारी घटनाओं के पीछे जो होता है, जमीनें कब्जा करने के मामले हैं या जो भी पावर के, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को तो बलि का बकरा बनाते हैं और ब्यूरोक्रेसी दुमिलाती है, क्योंकि हमेशा से वो अपने, और ब्यूरोक्रेसी भी अपना फिर फायदा उठा लेती है, वो अपनी तरह से 10 तरह के दूसरे राजकता का काम करती है। देखिए राजे महाराजों के जमाने से ही ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? राजा के आगे दो मिलाना, जो राजा की निगाह देखी उस तरह वो काम करते हैं। अपनी जो बहस होती है मीडिया या तमाम बातों में, उसमें कि व्यवस्थागत कमी है और बहुत अपना लोकतंत्र इस व्यवस्था के मामले में बहुत गड़बड़ हो रहा है और जिसकी लाठी उसकी बेस वाली जो प्रवृत्ति है या जो भी जिसके जो मनमानी है, उस पर बहस कायदे से क्यों नहीं विमर्श हो सकती, बहस हो पाती है? ये आप ठीक वैसे ही बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स सब तरह की बातें, सब है, लेकिन भ्रष्टाचार कोई हवाला चले चला जा रहा है, भ्रष्टाचार चले चले जा रहा है। तो बहस करेंगे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। अब पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आज 1978 से धूल खा रही है, किसी को परवाह है? पुलिस वालों को छूट है क्या कि कानून व्यवस्था के हिसाब से शासन चलाने की? नहीं छूट है। पूरी की पूरे पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग राजनीति में जिस तरह हो रहा है, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे? नहीं तो संकट जो है आपके अनुसार ये नेतृत्व का है या व्यवस्था ही हमारी इनहेरेंट इस तरह की अंतर्निहित ऐसा है जिसके कारण, क्योंकि जो व्यवस्था शुरू से बनी आ रही है वही ऐसी है, उसके कारण दिक्कत है। मैंने कहा ना कि सोशल डिसऑर्डर तो राजनीति का एक अपरिहार्य हिस्सा है। जहां राजनीति होगी वहां सोशल डिसऑर्डर होगा, क्योंकि ये राजनीतिकों को सूट करता है। मगर जिस तरह का अब इसका स्वरूप देखने में आया, जितना विस्तार इसमें हो रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसमें और भी ये सारे फैक्टर्स हैं कि लोगों की अपेक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता है। इसलिए जब तक इसके लिए पॉलिटिकल विल नहीं होगी कि राजनीतिक जमात ये ना सोचे, अब अगर अभी बताइए, ये भी एक सवाल, बहुत $1 बिलियन क्वेश्चन है कि अगर राजनीतिक वास्तव में चाहते कि समाज का भला हो, विकास हो, गरीबी दूर हो, शिक्षा दूर हो, स्वास्थ्य ठीक हो, भ्रष्टाचार दूर हो, तो समस्या का समाधान निकलता। हरियाणा की घटना ले लीजिए, मालदा की, पश्चिम बंगाल की घटना ले लीजिए, या उत्तराखंड की, कहीं के भी ले लीजिए, जो भले प्राकृतिक आपदा हो या ये तमाम तरह की जो सामाजिक विस्फोट है, ये इन सब के बीच में अगर समग्रता से कोई देखा जाए या समझा जाए तो आखिर इसमें इस बहस को किस तरफ ले जानी चाहिए? कैसे इसका मतलब ये नरेंद्र मोदी के कंसेप्ट में अच्छे दिन की या एक हम व्यवस्था सुधार रहे हैं, हम बारीकी कर रहे हैं, क्या कहीं इसका खाका बनता है? देखिए एक ही तरीका होता है, हालांकि वो भी बहुत फूल प्रूफ नहीं। जैसे अब मान लीजिए आप डिक्टेटोरियल रिजीम ले लीजिए, आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, मान लीजिए नरेंद्र मोदी को इतनी पावर मिल जाए कि वो डंडे के जोर पर देश पे हुकूमत करें, तो भी तो आपने देखा है कि तानाशाह जब होते हैं, चाहे चाइना का किस्सा था, थिनामैन का था, कोरिया, वहां भी तो किस तरह कुचले जाते हैं जनता के विप्लव को, विद्रोह को। तो ये तो कभी खत्म होने वाली चीज तो है नहीं। देखिए, लेकिन पश्चिम के हो या पश्चिम जो सभ्य जो विकसित देश है, वहां इस तरह अचानक कोई जंगल राज या कानूनी ऐसा कभी कोई सुना किस्सा? कारण है ना, देखिए उसका कारण ये है कि वहां बेसिक नीड्स के लिए तो आपको नहीं स्ट्रगल करना पड़ा ना। यूरोप के कई देशों में जहाँ इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, वहां जनता सड़कों पे आ रही है, अफ्रीका में सड़कों पे आ रही है, साउथ अमेरिका में सड़कों पे आ रही है। मतलब आप इसको ये मानते हैं कि ये भारत की अपनी नहीं पहचान, ये वैश्विक मामला है? राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक विप्लव, सामाजिक अशांति नहीं, ये सामाजिक विप्लव वाली बात नहीं, ये तो जो जिसकी जो मन में आई वो कर दे रहा है। कोई कानून की चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, मतलब न नागरिक में है न नेता में, किसी में नहीं। कानून का डर तो तभी खत्म। मुझे वो याद आ रहा था, BD शर्मा एक मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी थे। 1990 में मैंने उनको एक टीवी इंटरव्यू किया था और वो बड़े ईमानदार IAS अधिकारी थे। तो मैंने कहा किस तरह व्यवस्था बिगड़ती जा रही है कानून की और सारी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बोले पहले गुंडे
इस्तेमाल होते थे राजनीतिक लोगों के द्वारा चुनाव जीतने के लिए। बाद में गुंडों को लगा कि जब हमारे ही माध्यम से चुनाव जीता जाना है तो हम क्यों ना राजनीति में आए, तो बहुत बड़ी तादाद में अपराधी और क्रिमिनल लोग राजनीति में आ गए। अब जब गुंडे बदमाश आ गए तो खुशामदी करते हैं, वो बोलते हैं अगर तुम मुझे डिलीवरी दे सकते हो तो तुम मेरे यहाँ पोस्टिंग में रह सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है। तो वही अधिकारी उनके आसपास रहते हैं जो उनको डिलीवरी कर सकते हैं, और वही अधिकारी फिर अपनी मनमानी करके अपना अपना अलग दो काम उनके करेंगे तो 8 अपने करेंगे। तो इस तरह पूरा कोलैप्स सिस्टम तो है ही है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।